अपने पिछले वीडियो में मैं आपको लेखांकन शब्दावली के बारे में पढ़ा रहा था कि अकाउंटिंग करने से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या उस विषय में कुछ शब्द आते हैं जिनका मीनिंग या अर्थ समझना बहुत ही जरूरी होता है। आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट से हो, चाहे वो साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो, वो सब्जेक्ट आते ही हैं और उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें हमने कुछ शब्द सीखे थे, उनके अर्थ जाने थे। एक बार उनको रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कपिल पाठक एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लेखांकन की शब्दावली में जो लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर जो शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है वो शब्द है व्यवसाय, दूसरा है व्यापार। मोस्टली ये दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर पेशा या प्रोफेशन, व्यवसायिक सौदे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, नगद व्यवहार। इसके बाद है आपका उधार या साख व्यवहार। इसके बाद है बिल ऑफ ट्रांजैक्शन, विपत्र व्यवहार। फिर इसके बाद होता है स्वामी, प्रोप्राइटर, मालिक कौन होता है कंपनी का, वो कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है ये। इसके बाद है आपका आहरण, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, गुड्स माल क्या होता है, क्रय विक्रय क्या होता है, क्रय वापसी क्या होती है, विक्रय वापसी क्या होती है, स्टॉक क्या होता है। इन सब चीजों का हम डिटेल में पिछले अपने वीडियो में देख चुके हैं। हम आप जाके एक बार उसको देख सकते हैं। आज हम इसके आगे जो शब्दावली है उसको पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है। तो अकाउंटिंग में एक शब्द आता है संपत्तियां। संपत्ति या एसेट्स हम सब जानते हैं क्या होती है। संपत्ति का वो सीधा और सरल सा अर्थ ही होता है कि इस क्षण के बाद, इस पल के बाद, आज के दिन के बाद, कल उसको बेच के अगर हमको कुछ पैसा प्राप्त हो जाता है, नगद, इसका कुछ मूल्य होना चाहिए, नगद कुछ हमको प्राप्त हो जाता है, जो भी पैसा प्राप्त हो जाता है जिसको हम बेच सकते हैं, उससे हमको पैसा मिल जाए, वो सब कुछ संपत्ति के दायरे में आता है। अब जैसे संपत्ति में क्या क्या हो सकता है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका माल हो सकता है, आपका फर्नीचर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका बैंक में पैसा हो सकता है, सब संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब संपत्ति को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स, तो दूसरा चालू संपत्ति या करंट एसेट्स। अब समझते हैं इसको क्या होता है। भाई संपत्ति का मतलब है वो चीज जिसको बेचकर या जिसके माध्यम से हमको तुरंत पैसा मिल जाए, ठीक है। तो स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती है जिनका जीवन दीर्घ होता है, मतलब जो लंबे समय के लिए होती है, 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए जो संपत्तियां व्यापार में लगाई जाती है, रखी जाती है, वो स्थायी संपत्ति कहलाती है। अब कौन कौन सी हो सकती है, आपका अगर कहीं कारखाना है, कहीं फैक्ट्री है, कहीं दुकानदारी, तो उसकी जमीन, उस जमीन पे बना हुआ भवन, उसमें लगाया गया फर्नीचर, दूसरे तरह के अलग मशीनरीज जो होती हैं, वो मोटर आदि है, तो वो ये सब क्या कहलाती हैं, संपत्तियां कहलाती हैं। और इनको पूंजीगत संपत्ति कहते हैं। पूंजीगत का मतलब होता है कि कैपिटलाइज संपत्ति, इनको इनके माध्यम से हम बाद में कभी भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। पूंजीगत संपत्ति गैर चालू संपत्ति होती है, स्थायी, इनकी प्रवृत्ति स्थायी होती है, लंबे समय के लिए होती है, तो इन संपत्तियों को स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स कहते हैं। फिर आती है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। चालू मतलब चलती फिरती, चालू का मतलब ये होता है जो चालू, बाइक चालू की और चल दी, तो ऐसी संपत्तियां भी होती है। देखें कौन कौन सी होती, वो संपत्तियां जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, रोज जिनके वैल्यूएशन में रोज परिवर्तन होता है, आज कम कल ज्यादा, फिर परसों कम, फिर आज ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे कम, रोज जिनके मूल्य में रोज परिवर्तन होता रहता है, वो सारी संपत्तियां क्या कहलाती हैं, चालू संपत्तियां कहलाती, चलती रहती। चालू का मतलब चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। कैसे, केस, रोकड़। भाई आज आपके हाथ में आपका दुकान का गल्ला आज 10,000 है, कल का मिला देगा तो 20,000 हो जाएगा, तो बदल गई। इसके बाद स्टॉक, भाई आज आपके पास 2 लाख का स्टॉक है, कल आपने उसको बेच दिया तो क्या हो जाएगा, 10,000 20,000 का बेच दिया तो कम का बचेगा। डेप्टर्स, देनदार, देनदार कौन होते हैं, जिनसे हमको
पैसा लेना होता है, रोज बदलते हैं, रोज उधार बिकता है, रोज बदलते हैं, पैसा आता है, कम होते हैं। प्राप्त विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, रोज कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, कुछ का पैसा आता है तो इनकी बढ़ती है। इसके बाद बैंक में जमा, जो बैंक में आप पैसा रखते हैं, चेक आता है उसको बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में जमा कराता है वो। इसके बाद स्टोर्स, स्टोर्स क्या होता है कि वो चीजें जो व्यापार में उपयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए जो रखी जाती हैं वो चीजें स्टोर होती है। फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टोर्स में रखी जाती है, उनका उपयोग कर उसको अपने व्यापार को संचालन के लिए, जैसे आप मान लो कोई बड़ी कंपनी, तो मान लो अब मोटर है तो मोटर के बेल्ट चलते हैं, नट बोल्ट होते हैं, ग्रीस होता है, ऑयल होता है, डीजल होता है, ये सब स्टोर में रखा जाता है। और ये संपत्तियां रोज इनकी संख्या और मूल्य कम ज्यादा होता है। और अन्य कोई व्यापारिक वस्तुएं जो इसके अंतर्गत आती हैं वो सब चालू संपत्तियां कहलाती हैं। ठीक। इसके बाद अगला जो है दायित्व या देयता है या लायबिलिटी। दायित्व का मतलब होता है कि वो चीज जो हमको कल जिनका पेमेंट करना ही है, अगले दिन जिनका पेमेंट करना है, अगले साल जिनका पेमेंट करना है, जिनको हमको पैसा देना होता है, हमारा दायित्व, ये हमारा फर्ज है। हमने किसी से, अब आपने किसी से उधार ले लिया तो ये आपकी लायबिलिटीज है कि उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, भले कल करे, परसों करे, एक साल बाद, जिस कंडीशन पे आपने किसी से उधार माल खरीदा है उस कंडीशन में आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, व्यवसाय में कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें चुकाने का दायित्व व्यवसाय पर होता है, जिन्हें चुकाने का दायित्व व्यवसाय पर होता है। व्यवसाय के ऐसे दे धन को दायित्व या देयताएं कहते हैं या लायबिलिटीज कहते हैं। मोस्टली लायबिलिटीज यही शब्द आएगा। व्यापारिक दायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालीन दायित्व या स्थायी दायित्व और एक अल्पकालीन या चालू दायित्व। जैसे एसेट्स की संपत्तियां दो तरह की होती है, जैसे लायबिलिटीज भी दो तरह की होती है। अब दीर्घकालीन दायित्व कौन से होते हैं? दीर्घकालीन दायित्व वो होते हैं जिनका लंबे समय में आपको भुगतान करना पड़ता है, और लंबा समय सबसे कम होता है एक साल, मतलब एक दिन का, एक साल के बाद आपको भुगतान करना होता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाती है। एक फाइनेंशियल ईयर में इनका भुगतान नहीं करना पड़ता, एक साल के बाद इनका भुगतान करना होता है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आती है। ठीक है, सॉरी कैपिटल गेन बोल रहा हूँ आपको, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आती है। ठीक, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है, तो देखते हैं। जैसे आपने बैंक से कोई ऋण ले लिया लंबे समय के लिए, तो उसका भुगतान आपको एक टाइम बाद करना है। जो व्यापार में पूंजी लगी है, जो कैपिटल लगी है, वो उसको, क्योंकि कैपिटल को आपको कल तो वापस करना नहीं, जब तक व्यापार चलेगा आपकी कैपिटल रहेगी, तो उसको। इसके अलावा ऋण पत्र होते हैं, जिस तरीके से आपका शेयर होते हैं, कैपिटल होते हैं, उस तरह ऋण पत्र भी होते हैं, उसके माध्यम से भी पैसा लिया जाता है। तो ये ऋण पत्र भी स्थायी या दीर्घकालीन देनदारियों में, लायबिलिटीज में आते हैं। फिर इसके बाद अल्पकालीन, छोटे समय के लिए कोई ऐसे दायित्व होते हैं जो छोटे समय के लिए होते हैं। कल उनका पेमेंट करना है, एक हफ्ते बाद करना है, 15 दिन बाद करना है, एक महीने बाद करना है, एक साल के अंदर करना है, वो सब किसमें आते हैं? अल्पकालीन दायित्व या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में या करंट लायबिलिटीज में। क्या क्या आ सकते हैं इसमें देख लेते हैं। जैसे हम क्रेडिटर्स, व्यापार में जिनको हमको क्या करना है, व्यापार में इनका हमको पेमेंट करना। किसी से हमने माल उधार लिया तो एक साल तक तो रखेगा नहीं, उसको कब चाहिए? 15 दिन बाद पेमेंट चाहिए, ज्यादा महीने भर बाद पेमेंट चाहिए, तो वो क्रेडिटर्स। देय विपत्र, ठीक है, देय विपत्र, किसी को हमको पेमेंट करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमको दिया है, तो उसमें अगर डेट 15 दिन की डली है तो 15 दिन बाद हमको उसका पेमेंट करना ही होगा, तो करंट लायबिलिटीज है। बैंक से लोन, कोई ऐसा लोन लिया हुआ जिसको तुरंत हमको देना है, तो वो करंट लायबिलिटी में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, बैंक में खाता होता है, कई बार बैंक आपको, आप अच्छे व्यापारी हैं तो आपको क्या करता है, वो आपके खाते में जो पैसा है उससे ज्यादा पैसे भी वो देता है। जैसे मान लो आपका भाई एक चेक लगा हुआ है जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यूएशन है 1 लाख रुपए का, एक चेक लगा और आपके खाते में कितना है? 50,000 है, 55,000 है, 60,000 है। तो अगर आप अच्छे व्यापारी है, रोज आप पैसा जमा करते हैं, तो क्या करता है वो, आपको 50,000 का ओवरड्राफ्ट देके और आपका 1 लाख का चेक क्लियर कर देता है। लेकिन अगले दिन आपको उसका पेमेंट करना होता है, बैंक में जाके जमा करना पड़ता है। और इसी प्रकार कोई अल्पकालीन ऋण हमने किसी से लिया हो, अल्पकालीन लोन लिया हो व्यवसाय ने हमारे, तो ठीक, तो ये हमारी लायबिलिटीज होती है। अब अगला जो है हमारा आगम, रिवेन्यू। व्यापार चलाने के लिए हमको रिवेन्यू की जरूरत पड़ती है,
व्यापार चलाने के लिए रेवेन्यू, अब रेवेन्यू को कई बार हम प्रॉफिट भी कर लेते हैं, कई बार हम इनकम भी मान लेते हैं, लेकिन ये शब्द अलग अलग है। आप इनकम देखिए, तीन चीजें, रेवेन्यू, इनकम और गेन, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इनको अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है। मोस्टली बोलने के लिए बोल देते हैं, समझने वाला समझ भी आता है, लेकिन जब हम व्यवसाय में उसकी गणना करते हैं, उसका कैलकुलेशन करके उसको लिखा जाता है, तो इन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू या आगम से आज से ऐसी राशियां हैं जो माल और सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां, जैसे किराया, रेंट, ब्याज, इंटरेस्ट, कमीशन, बट्टा, डिस्काउंट और लाभांश, ये डिविडेंड, इसको आगम कहलाता है। वो जो भी पैसा है ना, जो भी पैसा आता है, उन सब को हम रेवेन्यू कहते हैं। जो पैसा हमारे पास आता है, जिनसे हमको नियमित रूप से प्राप्त होती है, वो सब पैसे को मतलब हम आगम कहते हैं। ठीक है। फिर एक्सपेंसेस, अब जैसे ये आगम, अब चलो इसको मैं पॉइंट आगे बढ़ा लेता हूँ। 16 नंबर का जो पॉइंट है आगम है, इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद 19 नंबर का पॉइंट पहले आप देख लो। आगम के बाद इनकम, वह राशि जिससे व्यापार की पूंजी में वृद्धि हो। आगम तो सब कुछ है, आगम सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ से व्यापार की पूंजी में वृद्धि नहीं होती, आय कहलाती है। इस राशि को ज्ञात करने के लिए आगम रेवेन्यू में से व्यय घटा दिए जाते हैं। जो शेष बचता है वह आय की राशि होती है। उदाहरण के लिए आपने 25,000 रुपए की आपकी इनकम हुई और व्यय 12,000 रुपए के हुए, तो आय जो होगी आपकी 13,000 रुपए होगी। आय एक व्यापक शब्द है और इसमें लाभ प्रॉफिट भी शामिल होता है। अब समझो इस बात को। मान लो आप क्या हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अब आप यहाँ से बॉम्बे आपका ट्रक भर के गया, तो आपको भाड़ा कितना मिल गया? बॉम्बे का भाड़ा आपको 25,000 रुपये मिल गया। इसी में समझ लीजिए 25,000 रुपये बॉम्बे का भाड़ा आपका हो गया। अब जब बॉम्बे का ट्रक का भाड़ा आपको 25,000 मिल गया, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया? 25,000 हो गया। लेकिन इस रेवेन्यू में से बॉम्बे तक जाने के लिए उस गाड़ी में डीजल भी डलवाना होगा, तभी गाड़ी ट्रक आपका बॉम्बे जाएगा। जब तो डीजल 10,000 रुपये का आपने डीजल जला दिया और इसके बाद 2,000 रुपये रास्ते के टोल के लिए दे दिए, तो टोटल आपका 12,000 खर्चा हो गया। अब उस 12,000 में से 25,000 में से अगर 12,000 खर्चा हो गया, तो जो आपकी इनकम है वो कितनी होगी? 13,000 रुपये होगी। तो ये 13,000 रुपये आपकी आय कहलाएगी। आगम पूरा जो भी मिलता है वो सब आगम होता है। आगम मतलब आना, जो भी आ रहा है, नगद आ रहा है, बैंक से आ रहा है, वो सब आगम होता है। लेकिन उसमें से खर्चे निकाल दो तो वो क्या हो जाता है? आय हो जाती है। इसके बाद इसी से जुड़ा एक 21 नंबर का पॉइंट हम देखते हैं, गेन, लाभ। अब ये क्या है? यह एक प्रकार की मौद्रिक प्राप्ति है जो व्यवसाय के व्यवहार के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे 1,50,000 रुपए के मूल्य की संपत्ति को 2 लाख रुपए में बेचा जाएगा, तो 50,000 रुपए प्राप्ति गेन कहलाएगी। गेन मतलब लाभ। ठीक है। तो ये मोस्टली ये संपत्तियों से जुड़ा होता है। ठीक है। गेन मतलब भाई आपने आज जो खरीदा उससे ज्यादा में बिक गई, तो गेन का सीधा मतलब, गेन मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो बढ़ गया, जो चीज आपने 1 लाख में खरीदी थी उसकी कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई? 1.5 लाख। तो आपने अगर उसको 1.5 लाख में बेच दिया, या 2 लाख में, 1.5 लाख की चीज को आपने 2 लाख में बेच दिया, तो आपका गेन कितना हुआ? एक्स्ट्रा आपको कितना मिला? 50,000 रुपए। तो ये गेन कहलाता है। ये भी आय के अंदर जुड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई, आगम, आय और लाभ, तीनों अलग अलग समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार 3 खर्चों के लिए भी 3 चीजों का किया जाता है, जिसमें व्यय एक्सपेंसेस बोलते हैं, खर्च एक्सपेंडिचर बोलते हैं और हानि लॉस बोलते हैं। इसको भी हम समझ के आज का चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक। तो अब हमारा व्यय जो है, एक्सपेंसेस, व्यवसाय में माल, वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन या प्राप्त करने के लिए जो लागत, कास्ट आती है, उसे व्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। माल या सेवाओं की प्राप्ति के लिए भुगतान, कोई माल आपने खरीदा या कोई सेवाएं आपने खरीदी किसी, तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, हाँ, तो वो व्यय कहलाता है। व्यय के अंतर्गत इसके बाद आप उस माल को खरीद के लाते हैं, उसको और मॉडिफाई करने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए उसको कुछ मजदूरी खर्च की जाती है, वो उसकी व्यय कहलाता है।
उसको लाने के लिए भाड़ा ट्रक से या रेल भाड़ा दिया जाता है, वो भी व्यय कहलाता है। उस माल को वितरण करने के लिए या बेचने के लिए अगर आपने किसी कर्मचारी को रखा है तो वो उसका वेतन या कमीशन या विज्ञापन वो भी क्या कहलाएगा, उसमें व्यय आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। संक्षिप्त में आगम में वृद्धि करने की लागत को व्यय कहते हैं। भाई जो आगम में इंक्रीज करने के लिए, वृद्धि करने के लिए लागत लगाई जाती है उसको व्यय कहते हैं। जैसे भाई अगर कोई चीज आपको, आगम का मतलब क्या हो गया कि कहीं से किसी चीज को बेच के आपको 2 लाख रुपए मिलना है, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ खरीदेंगे, कुछ रहेगा आपके पास तभी तो बेचेंगे ना। तो जो भी खरीदते हैं बेचने के लिए, बेचने के उद्देश्य से जो भी खरीदा जाता है उस पर जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, सीधा सी बात है वो व्यय या एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, खर्च। खर्च वह राशि है जो व्यवसाय के लाभ अर्जन क्षमता की वृद्धि हेतु भुगतान की जाती है। खर्चे लंबी अवधि की प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। व्यवसाय में संपत्तियों के अधिग्रहण या प्राप्त एक्वायर हेतु जो भुगतान किया जाता है वह खर्च कहलाता है। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में थोड़ा सा फर्क है। अब व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्च करते हैं, मतलब व्यवसाय के लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कोई खर्च करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। जैसे समझिए आपने आज कोई कंपनी चालू की और बल्क में एडवर्टाइजमेंट किया, तो एडवर्टाइजमेंट की कास्ट आपकी आ गई मान लो 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ की कॉस्ट इंट्रोड्यूस मार्केट में, भाई इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए बल्क में विज्ञापन करना पड़ता है, जगह जगह होर्डिंग लगाना पड़ता है। ये सब खर्चे लंबे समय के लिए होते हैं। आपने दुकानों पे बोर्ड देखे होंगे, किसी दुकान पे देखा होगा बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, किसी ऑयल कंपनी का या तेल बनाने वाली कंपनी का बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है रितेश किराना या रमेश किराना। तो वो बोर्ड जब कोई नया तेल आता है या नई वस्तु बाजार में इंट्रोड्यूस होती है बेचने के लिए, तो उसके लिए विज्ञापन करना पड़ता है। तो ये बोर्ड एक बार बनाया जाता है, आप एक बार बनाते हैं इस बोर्ड को, तो ये क्या कहलाता है, ये एक्सपेंडिचर कहलाता है और ये इसका फायदा अगले 3-4 सालों तक मिलता है। इन खर्चों को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर इसके बाद एक चीज आती है लॉस। क्या होता है लॉस? जब व्यय खर्चे, अब खर्चे और व्यय और एक्सपेंडिचर, देखो व्यय और खर्च बोलचाल की भाषा में वही शब्द होता है, लेकिन हम व्यय मान लेते हैं। जब व्यय आगम, इनकम, रेवेन्यू से अधिक हो जाते हैं तो व्यय का अधिक हानि कहलाता है। भाई आपने कोई कमाई की और आपके कोई व्यय उससे ज्यादा हो गए तो क्या कहलाता है, वो लॉस या हानि कहलाता है। जो पूंजी में कमी करता है, जिस प्रकार आपका इनकम पूंजी को बढ़ाती है उसी प्रकार लॉस इनकम को क्या करता है, आपकी कैपिटल को कम करता है। इसे व्यापारिक दृष्टि से सामान्य हानि समझा जाता है। व्यापारिक दृष्टि से सामान्य हानि समझा जाता है। कैसे? भाई आपने व्यापार किया है तो व्यापार करने के उद्देश्य से आपने वस्तुओं का क्रय विक्रय किया, ठीक है, और उस क्रय विक्रय में कहीं आपको हानि होती है तो ये व्यापार की हानि कहलाती है, उसको सामान्य हानि बोलते हैं। लेकिन जब यही हानि किसी अन्य वजह से होती, जैसे आग लग गई, कोई माल जल गया, ये असामान्य हानि है। चोरी होगी कोई चीज, असामान्य हानि। बाढ़ की वजह से कोई नुकसान हो गया, अत्यधिक बारिश होने की वजह से कोई नुकसान हो गया, इन सब हानि को असामान्य हानि या एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया, जो पढ़ाया, आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब कल हम जो नया हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, इसी के आगे और हमारे पास शब्द हैं और इनको हम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये अब आज वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।